न्याय दर्शन के विषय में पढ़ा है आप लोगों ने न्याय दर्शन पहले कुछ? चलिए आज हम देखेंगे न्याय दर्शन के विषय में कि न्याय दर्शन में क्या क्या चीजें हैं, उसमें मुख्य इसमें जो प्रमाण विचार है न्याय दर्शन का, ये आप लोग समझने की और कोशिश करिएगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर में 6 यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंतर्गत भी जो इंडियन लॉजिक है उसमें मुख्यतः आपके जो न्याय दर्शन के प्रमाण है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इन चीजों को समझ लेंगे तो आप जब फर्स्ट पेपर में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे उस समय आप लोग को ईजी रहेगा। ठीक है, तो इनको इनके नोट्स और इनको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है न्याय दर्शन, और सेकंड पेपर के लिए भी। फर्स्ट पेपर से भी आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो वहां से भी क्वेश्चन आता है इंडियन लॉजिक से, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके न्याय दर्शन से ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कौन है? गौतम, महर्षि गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम। अच्छा, इसकी पहले जो हमने चारवाक, बौद्ध, जैन और सांख्य दर्शन, इन चारों का जो पढ़ा है उनके बता सकते हैं कौन कौन है उनके प्रणेता? सांख्य के महर्षि कणाद। याद कीजिए। कणाद है। कपिल। कपिल। ठीक है, बौद्ध और जैन के कौन कौन है? बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के प्रणेता कौन है? बौद्ध के तो महावीर और ऋषभ। बौद्ध के आप अपोजिट बोल नहीं, गलत अपोजिट बोल रहा हूँ, सॉरी। इसके हैं, जैन के हैं वो तो। हाँ, बौद्ध के हैं महावीर। बौद्ध के बुद्ध ही हैं। बौद्ध के बुद्ध ही हैं, सॉरी। ठीक है, बौद्ध के बुद्ध हैं और जैन के हैं ऋषभ। ऋषभ देव को भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे महावीर को और कहा महावीर जाता को। है। ठीक है, वहां पे 24 तीर्थंकर हैं, तो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर है महावीर। ठीक है, तो उसी तरह से न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, महर्षि गौतम जी हैं। और महर्षि गौतम का अन्य नाम है अक्षपाद। ठीक है, अक्षपाद भी इनको कहा जाता था, इसलिए न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इनको आन्वीक्षिकी कहते हैं, तर्क शास्त्र भी कहते हैं, प्रमाण शास्त्र कहते हैं, ये प्रमाण है, प्रमाण शास्त्र कहते हैं, वाद्य विद्या भी कहते हैं। ठीक है, ये न्याय दर्शन के कुछ अन्य नाम हैं। और जैसा कि हमने देखा कि सांख्य दर्शन के, हाँ, इससे रिलेटेड भी आप लोग बताइए कि जो हमारा बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन है और हमारा सांख्य दर्शन है, उसके आधार ग्रंथ क्या क्या हैं? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और सांख्य दर्शन के आधार ग्रंथ पूछा जाता है, आधार ग्रंथ भी याद है आप लोग को? नहीं याद है, नोट्स भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और आप लोग को प्रीवियस कुछ चीजें याद भी नहीं है। चलिए मैं प्रीवियस नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद से देखिएगा, खुद से रिवाइज करिएगा। अभी आधार ग्रंथ आपका जो न्याय दर्शन का है वो न्याय सूत्र है। अगर बीच में किसी को याद आता है तो बताइएगा, लास्ट में मैं फिर से एक बार पूछूंगी। ठीक है, न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र है, और इसमें 3 अध्याय हैं और टोटल उसमें सूत्र कितने हैं? 2643। ठीक है, 2643 सूत्र इसके अंतर्गत हैं, आपके न्याय सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इनका बेसिक जो इंफॉर्मेशन है।
अब जो न्याय दर्शन है उसके दो भेद यहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय में क्या क्या है, जो हमारा तत्व शास्त्र है, जो महर्षि गौतम ने जो लिखा है न्याय सूत्र, वो क्या है, प्राचीन न्याय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्राचीन न्याय के अंतर्गत जो, उसे हम तत्व शास्त्र कहते हैं, और उसमें गौतम के जो न्याय सूत्र है, जो अभी हमने देखा आधार ग्रंथ न्याय सूत्र, वो लिया जाता है। दूसरा इसका क्या है, नव्य न्याय है। नव्य न्याय को क्या कहते हैं, तर्क शास्त्र भी कहते हैं। और इसे किन्होंने लिखा है, गंगेश उपाध्याय का जो तत्व चिंतामणि है, ठीक है, ये हमारे नव्य न्याय के अंतर्गत आता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोग को? ओके, चलिए चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि न्याय की परिभाषा और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, न्याय का अर्थ और न्याय की परिभाषा। तो न्याय का अर्थ क्या है, नियते अन्येन इति न्यायः। क्या है न्याय? अर्थात वह प्रक्रिया जिससे मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचे, ये पहुंचे हैं, निष्कर्ष तक पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे मस्तिष्क जो है वो निष्कर्ष तक पहुंचता है, निष्कर्ष में पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। ये न्याय की परिभाषा है, सॉरी अर्थ है। न्याय की परिभाषा क्या है, प्रमाण अर्थ है परीक्षणम न्याय, मतलब क्या है, अर्थात किसके द्वारा हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, प्रमाण के द्वारा। ठीक है, जब हमारे पास प्रमाण रहेगा और हम उसका परीक्षण करेंगे, तभी हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए प्रमाण की परिभाषा क्या है, कि प्रमाण के द्वारा ही परीक्षण करना क्या है, न्याय है। ठीक है, प्रमाण के द्वारा परीक्षण करना क्या है, न्याय है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर? चलिए, मेन आपका ये स्लाइड जो है वो मेन है। इसमें आपके प्रमाण विचार जो न्याय के अंतर्गत हैं, ये आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेपर में भी काम आने वाला है और सेकंड पेपर में भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो न्याय का जो प्रमाण विचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं न्याय के प्रमाण विचार के अंतर्गत तीन चीजें। पहले तो न्याय प्रमाण यहाँ पे कितने माने गए हैं, चार प्रमाण माने गए। ठीक है, पहला क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा क्या है, अनुमान प्रमाण, तीसरा क्या है, उपमान, और चौथा क्या है, शब्द। अच्छा, इसके पहले जो हमने सांख्य पढ़ा था, जैन पढ़ा था, उसमें कितने कितने प्रमाण माने गए थे? तीन प्रमाण। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। आगम यानी कि शब्द। यहाँ पे एक प्रमाण क्या है, न्याय में एक्स्ट्रा लिया गया है, कौन सा, उपमान। बाकी का जो प्रमाण है हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यानी कि आगम जो प्रमाण है, वो हमारे प्रीवियस जो हमने पढ़ा है सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, उसी की तरह है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रमाण लिया गया है, वो क्या है, उपमान प्रमाण। ठीक है, ये हमारे चार प्रमाणों की चर्चा यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो क्या है, लौकिक प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, पहला क्या है, लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष। फिर लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत भी ये इसे दो तरह से विभाजित करते हैं। एक में क्या होता है कि बाह्य और आंतरिक प्रत्यक्ष। ठीक है, बाह्य प्रत्यक्ष क्या है और आंतरिक प्रत्यक्ष क्या है, उसके विषय में बताते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे विचार से इसी को निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा, इस तरह से बताते हैं। ठीक है, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा, इस तरह से ये आपके प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत, लौकिक प्रमाण के अंतर्गत फिर से इसे दो तरह से विभाजित किया गया है। उसके बाद आपको प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आपके दूसरा प्रमाण आता है, लौकिक प्रमाण। लौकिक प्रमाण में भी इन्हें तीन तरह से विभाजित किया गया है। क्या क्या है, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज। ठीक है, तीन तरह से इसे विभाजित किया गया है। इस चार्ट को आपको पूरा याद रखना है, आपके फर्स्ट पेपर और आपके सेकंड पेपर दोनों में काम आने वाला है।
ठीक है। बस इसमें से कभी-कभी फर्स्ट पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुमान प्रमाण के प्राचीन न्याय के अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें हैं, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि स्वार्थानुमान के अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत ही मतलब ये चार्ट आपके लिए इसीलिए बनाया गया है कि इसमें आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। तो इसको बार-बार देखिए, रिवाइज करिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत हमारे कितने हैं? 2 हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक को फिर से यहाँ पे 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहली दृष्टि से इसे बाह्य और आंतरिक में देखा गया है। दूसरी दृष्टि से इसे निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद अलौकिक प्रत्यक्ष है, उसे भी 3 तरह से विभाजित किया गया है, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज। इस तरह से यहाँ पे प्रत्यक्ष के प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद आपका दूसरा प्रमाण जो आता है वो क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण को फिर से ये 3 तरह से विभाजित करते हैं। पहला क्या है? प्राचीन न्याय के अनुसार, दूसरा नव्य न्याय के अनुसार, तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है। पहला प्राचीन न्याय के अनुसार, दूसरा नव्य न्याय के अनुसार, तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुमान प्रमाण को जो है 3 तरह से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो प्राचीन न्याय के अंतर्गत आपका क्या आता है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है क्या पहले किसी ने भी? सांख्यकारिता में जो था ना, पूर्ववत पहले का अनुमान, फिर शेषवत बाद का पूर्वानुमान जो लगाना, ये सब उसी का है ना सांख्यकारिता में। पूर्ववत मतलब पहले से पूर्वानुमान लगाना बारिश का, शेषवत बारिश का मतलब रोड गीला देख के शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। ये कौन सा, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, इसके बारे में अभी हम डिटेल करेंगे सबका। ये अभी आप वो देखिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो प्राचीन न्याय के अंतर्गत आपका आता है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ठीक है। उसके बाद नव्य न्याय। नव्य न्याय के आधार पर जैसे कि हमने देखा कि न्याय के 2 भेद हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो नव्य न्याय जो है वो 3 तरह से इसे फिर से विभाजित करता है, उनके अकॉर्डिंग जो है अनुमान अलग तरह से है। इसमें बोला जाता है केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, इस तरह से इसे 3 तरह से ये भी डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम अपने आप को, अनुमान का मतलब क्या है? देखिए, अनुमान का हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि किसी हमारे सामने वो प्रत्यक्ष नहीं है, बस किसी एक चीज को देख करके हम किसी दूसरे चीज का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमें किसी चीज को क्या करना है? अनुमान लगाना, मतलब प्रूफ करना है। तो हम कैसे करते हैं कि ये चीज है, अच्छा इसका मतलब ये होगा। हम अपने आप को भी समझाते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम किसी चीज को देख करके खुद भी समझते हैं और किसी चीज को हमें दूसरों को भी समझाना होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 तरह से लिया गया, स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान मतलब कि खुद के लिए जब हम कोई अनुमान करते हैं, किसी दूसरे को नहीं बताने, हम खुद ही हमें जानना है किसी विषय में, तो हम उसके लिए अनुमान करते हैं, तो वो क्या होता है? स्वार्थानुमान होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? परार्थानुमान। परार्थानुमान मतलब क्या हुआ कि दूसरे के लिए, पर के लिए, ठीक है। किसी दूसरे के लिए जब हम कोई अनुमान लगाते हैं तो वो आपका क्या होता है? परार्थानुमान के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर भी और इनके युक्तियां दी गई हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उपमान प्रमाण। इसमें कोई सब डिवाइडेशन नहीं किया गया है उपमान प्रमाण में। उसके बाद आपका आता है शब्द प्रमाण, या जिसे हम आगम प्रमाण भी कहते हैं। तो आगम प्रमाण में फिर से यहाँ पे 2 तरह से डिवाइड किया गया है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, ठीक है। और दूसरी तरह क्या है? लौकिक और वैदिक। इस तरह से ये डिवाइड किया गया। क्लियर है आप लोग को न्याय के प्रमाण विचार? अभी हम इनको डिटेल करेंगे। क्लियर है, पर इसमें बहुत सारे मतलब प्रमाण लिए। हाँ, प्रमाण 4 ही हैं, प्रमाण इनके 4 ही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है,
हाँ, इनसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय में कितने तरह के प्रमाण हैं, तो न्याय में प्रमाण आपके 4 ही हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। लेकिन इनके अंदर उनको समझाने के लिए और क्या है, अलग-अलग तरह के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? उनको समझाने के लिए अलग-अलग उसके सब डिवाइडेशन किया गया है, तो वो ज़्यादा है, लेकिन हाँ प्रमाण है यहाँ पे 4 ही है, ठीक है? चलिए, तो इसी को हम आगे देखते हैं। पहला क्या है आपका? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है? प्रत्यक्ष जो है इसका अर्थ अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो ये क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और अक्ष, ठीक है? तो प्रति का मतलब क्या होता है? सामने, जो हमारे सामने है, और अक्ष मतलब क्या होता है? आंख, ठीक है? मतलब कि जो हमारे आंख के सामने है। अब यहाँ पे आंख का मतलब केवल आंख नहीं, जो हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यहाँ पे अक्ष का मतलब क्या है? ज्ञान इंद्रिय, जो भी हमारे ज्ञान इंद्रिय, जिस भी इंद्रिय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा या उसके सामने, जैसे कान से सुना हुआ, स्पर्श किया हुआ, ठीक है? जीवा से कोई हम रस लेते हैं, और नासिका से कोई हम मतलब कि स्मेल करते हैं, ठीक है? आंखों से जो हम देखते हैं, तो जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा, उनके सन्निकर्ष से, जब विषय उनके सन्निकर्ष में आता है, उनसे उनके साथ संबंध होता है, तब हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है? यहाँ पे कहा भी गया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, ठीक है? जो इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अद्य प्रदेश अत्याभिचारी व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम, ठीक है? मतलब क्या है, मेन आपका ये जो फर्स्ट लाइन है, ये पूछा भी जाता है, ये लाइन आपको याद भी रखना है। प्रत्यक्ष के विषय में जो इस लाइन से या इस श्लोक को दे दिया जाएगा, और ये किसके विषय में कहा जा रहा है, ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है? तो इंद्रिय इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, ये इसका क्वेश्चन तो नहीं आया है इस तरह से, लेकिन इसके अर्थ से आया है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष जब होता है, तो उसे किस तरह का ज्ञान कहते हैं, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जब होता है, तो उसे किस तरह का ज्ञान कहते हैं? तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है? तो इंद्रिय और अर्थ, अर्थ यानी कि वस्तु, जब हमारे इंद्रियों का किसी वस्तु के साथ, किसी विषय के साथ जब सन्निकर्ष होता है, यानी कि समीपता आती है, समीपता, जैसे कि हमारे इंद्रिय ज्ञान, पंच ज्ञान इंद्रिय हैं, उससे हम कैसा ज्ञान कर सकते हैं? जब हमारे समीप होगा, ठीक है? हम यहाँ बैठ करके प्रत्यक्ष मुंबई में जो चीज चल रही है उसका नहीं कर सकते, ठीक है? उस पे हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुंबई, अगर हमें प्रत्यक्ष ज्ञान करना है उसका, तो मुंबई में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कि समीपता का मतलब क्या है? जो हमारे आंख, कान और हमारे त्वचा, स्पर्श या इन सभी से हमारे जो समीपता के कारण जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है? ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित ना हो, ठीक है? शब्द पर आधारित ना हो, जो भ्रामक ना हो तथा जो अनिश्चित ना हो, वह क्या है? प्रत्यक्ष है, ठीक है? जो भाषा पर आधारित ना हो, जो भ्रामक ना हो तथा जो अनिश्चित ना हो, वह क्या है? प्रत्यक्ष है, ऐसा कहा गया है। क्लियर है प्रत्यक्ष? चलिए, तो प्रत्यक्ष के विषय में फिर यहाँ पे इसके 2 तरह से इसको विभाजित किया गया है, जैसा कि हमने देखा था। तो प्रत्यक्ष को 2 तरह से विभाजित किया गया है। पहला क्या है? लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष। तो लौकिक प्रत्यक्ष नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि जो हमें इस लोक से प्राप्त होता है, ठीक है? जो हमारे आसपास की भौतिक चीजें हैं, उससे जब हमें कोई प्राप्त होता है, या फिर हमें इंद्रियों का जब सन्निकर्ष होता है, या फिर लोक में जो हमारे आसपास की चीजें हैं, या हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है? पहला क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंद्रियों का वस्तुओं के सन्निकर्ष
पर जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, ठीक है, जब इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क होता है तब जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत यहाँ पे दो तरह के मत थे। पहले मत के अनुसार क्या है, इसे दो तरह से बांटा है। पहला क्या है, बाह्य प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष हमें किसके द्वारा होता है, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हमारी, पंच ज्ञानेंद्रिय आंख, हाँ बताइए। आंख, नाक, कान, नेत्र, त्वचा, ये सारे होते आंख और नेत्र तो एक ही चीज हो गई। हैं। हाँ, मतलब आंख, दो आंख हो गई, नाक, हम्म, कर्ण, हम्म, स्पर्श हम्म। और त्वचा। स्पर्श और त्वचा एक ही है, जीवा, 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 हाँ, ठीक है। स्वाद, स्वाद। तो यहाँ पे पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो श्रोत्र इंद्रिय जो हमारा है। और क्या है, घ्राणज यानी कि जो हमारे नाक के द्वारा हम जो घ्राण यानी कि जो भी स्मेल करते हैं, ठीक है। और क्या है, आपका जो स्पर्शज यानी कि स्पर्श के द्वारा, जैसे त्वचा के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और रासज यानी कि रस, रस हम किस इंद्रिय से लेते हैं, जीवा इंद्रिय से। तो ये जो पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब आपको कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मानस या आंतरिक प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष यानी और आंतरिक प्रत्यक्ष। तो इन जो पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके अलावा एक हमारा आंतरिक ज्ञानेंद्रिय माना जाता है या आंतरिक इंद्रिय माना जाता है मन को, ठीक है। तो मन के द्वारा जो हम प्रत्यक्ष करते हैं, मन के द्वारा हम क्या प्रत्यक्ष करते हैं कि हमें सुख है, दुख है, ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम, पंच ज्ञानेंद्रिय से हम सुख का अनुभव कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है। सुख का अनुभव कौन करता है, हमारा जो मन है, ठीक है। दुख का अनुभव, द्वेष का अनुभव, जो हम जलन होती है, द्वेष होता है, ठीक है। किसी से राग होता है, किसी से अनुराग होता है, प्रीति होती है, तो वो सारी चीजों का अनुभव कौन करता है, मन करता है। तो यहाँ पे बाह्य इंद्रिय के अंतर्गत दूसरा भी लिया गया है, मानस या आंतरिक प्रत्यक्ष को, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो भी आपके जो आंतरिक भावनाएं, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी इमोशनल चीजें या भावनात्मक जो चीजें हैं, सुख, दुख, पीड़ा और द्वेष, ईर्ष्या, राग, ये सारी चीजें जो आती हैं वो हमारा अनुभव कौन करता है, मानस करता है यानी कि मन करता है। तो यहाँ पे दो तरह से लिया गया है। और एक दूसरे दृष्टि में क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, निर्विकल्प। तीन तरह से इसे लिया गया है, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रत्यभिज्ञा। तो निर्विकल्प का मतलब क्या होता है, जैसे कि निर्विकल्प आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। निर्विकल्प मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी वस्तु के अस्तित्व का सिर्फ हम उसको देखते हैं, उनके विशिष्ट गुणों का जब हमें ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमने किसी चीज को देखा या किसी इंसान से आप पहली बार मिले, जैसे मान लीजिए हम वहां पे हैं, रेलवे स्टेशन में हैं, हम किसी इंसान से मिले, उससे तो हम एक हमारा आमना सामना हुआ तो हम ये जान लेते हैं क्या, उनके पूरी तरह से उनके गुणों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, इनका मतलब वर्किंग प्रोफेशन क्या है, ये कहाँ से है, ये सारी चीजें हम जान लेते हैं क्या एक बार में ही, नहीं। नहीं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब हमारा उनके साथ प्रत्यक्ष तो हुआ, हमारा उनके साथ सामना हुआ, लेकिन हम उनके विशिष्ट गुणों के विषय में हम नहीं जान पाए, ठीक है। पहली बार जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनके विशिष्ट गुण क्या क्या है हम उनके विषय में नहीं जान पाते, ठीक है।
कि ये जो इंसान है वो कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से पोस्ट में है, इन सारी चीजों के विषय में हम विशेष रूप से नहीं जान पाते। बस उनका हमें एक ऊपरी ऊपरी तौर पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु का निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। जैसे कि कभी-कभी आप लोगों को ऐसा भी अनुभव हुआ होगा कि आप सोए हैं, सो के जैसे ही हम उठते हैं, तो हमारे सामने कोई चीज़ रहती है, हम उसके विषय में नहीं देख पाते, ठीक है? मतलब देखते हैं बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आँख अच्छी तरह से खुलती है, हम उसको दोबारा से गौर से देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये यही वस्तु है, ठीक है? या फिर कभी-कभी हमारे सामने कुछ चीज़ रहती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? या समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, तो इट मीन्स उसके विशेष गुणों का हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं, ठीक है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। क्लियर है निर्विकल्प? निर्विकल्प क्लियर है क्या? ठीक है। अब उसी के अपोजिट आपका आता है सविकल्प, ठीक है? इसी के अपोजिट है सविकल्प, जिसमें हमें पूरा उसके उनके गुणों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है? मतलब जो भी आप इंसान से मिले, उनसे आप जब हमारी किसी इंसान से मुलाकात होती 4-5 बार जब हम उनसे मिलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इनके अंदर कौन-कौन से गुण हैं, ये इंटेलिजेंट है या नहीं, इनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, ये अभी कौन से पोस्ट में है, क्या-क्या कर रहे हैं, उनके विशिष्ट गुणों का हमें पूरा ज्ञान हो जाता है। पहली बार में हमें क्या हुआ, सिर्फ उनके नाम बस पता चला था कि नाम है ये, यहाँ के रहने वाले हैं, बस उनके कोई और विशेष गुणों के बारे में हमें नहीं पता चला। लेकिन जब हम उन्हें अच्छे से मिलते हैं या उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं, तो हमें उनके विशिष्ट गुण क्या-क्या हैं, उनके विषय में भी जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है? उनके विकल्पों का भी, इट मीन्स उनके गुणों का भी हमें क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। निर्विकल्प में सिर्फ हमने उन्हें ऊपरी तरह से या बाहर से देखा, उनके गुणों के विषय में हमें कोई भी पता नहीं चला। तो इसे हम सविकल्प निर्विकल्प कहते हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद क्या है, प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा यानी कि क्या है कि भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में जब हम पुनः देखते हैं, ठीक है? जैसे हमने किसी वस्तु को भूतकाल में देखा है, उसे हमने वर्तमान में फिर से देख लिया, तो हमें पहचान जाते हैं कि ये वो वस्तु है, ठीक है? जैसे कि हमें बचपन में जाते थे, जब हम शुरू-शुरू में स्कूल जाते थे, तो क्या करते थे, एबीसीडी करने के लिए हमारे यहाँ पे मतलब स्कूल्स में क्या रहता था, बहुत सारे चार्ट लगे रहते थे। उसी चार्ट को दिखा-दिखा के ए फॉर एप्पल, एप्पल कैसा दिखता है उसको दिखाते थे, उसका शेप कैसा होता है एप्पल मतलब ए का शेप कैसे होता है, 2-3 लाइन होती है ऐसे क्रॉस की हुई, ठीक है ना? तो उस तरह से हमें क्या करते थे, बार-बार डेली-डेली उसी चीज़ को हमें क्या करते थे, दिखाते थे। तो अब कभी भी कहीं भी आपको दिखेगा ए कैसा होता है, ए लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ए है, ठीक है? तो भूतकाल में जब हमने कोई भी चीज़ को देखा है, उसका वर्तमान में जब फिर से हमारे साथ प्रत्यक्ष होता है, तो जब हम उन्हें याद कर लेते हैं या उनको पहचान जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है। क्लियर है? सविकल्प, निर्विकल्प और प्रत्यभिज्ञा। मतलब एक बार मैं जैसे जो मतलब जो हमने पहले पूर्व अनुभव किया हुआ है पास्ट में और अनुभव नहीं, वर्तमान में जो प्रत्यक्ष। हम अनुभव नहीं किया है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ किया है। सॉरी, प्रत्यक्ष हमने जो पढ़ा अध्ययन किया है हुँ, और वर्तमान में जो हमें देख के हम कर लेते हैं, मतलब याद। समझ जाते हैं कि हाँ, इसको याद वापिस आ से वो जाता है, याद आ जाता है। जैसे कि वो कभी-कभी होता है बिल्कुल। ना कि हम किसी इंसान से कहीं एक बार मिलते हैं, ठीक है? फिर हम उनको क्या करते हैं, फिर कहीं दोबारा कहीं मिल गए तो अरे हम वहाँ पे मिले थे याद है, तो वो क्या हो गया आपका प्रत्यभिज्ञा। दोनों बार आपका प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन पहली बार आपका हुआ था तो दूसरी बार में आपने उसको याद कर लिया। ठीक है? तो वो क्या होता है प्रत्यभिज्ञा। जैसे हमारे पढ़ाई में भी कभी-कभी होता है, जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं कि हमने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण जो है पहले भी कहीं पढ़ा है, ठीक है? तो आपने जब जैसे अभी बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम जो है यहाँ पे भी है, तो हाँ, आपको याद आ गया क्योंकि आपने उस समय भी प्रत्यक्ष किया था और अभी भी उस चीज़ को देख कर के आपको याद आ गया, ठीक है? कि हाँ, हमने वो चीज़ वहाँ पढ़ी थी, तो वो आपका क्या है प्रत्यभिज्ञा है। क्लियर? चलिए, ये आपके किसके अंतर्गत आता है? लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है?
उसके बाद अलौकिक प्रत्यक्ष में क्या क्या आता है, जब बिना इंद्रियों के संपर्क से ज्ञाता को वस्तु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंद्रियों का, यहाँ पे पूरी तरह से इंद्रियों का संपर्क हो रहा था, लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, इंद्रियों का संपर्क हुए बिना ही उसे वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अलौकिक प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है, इसके 3 भेद बताए गए हैं। पहला क्या है, सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष, दूसरा क्या है, ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष, और तीसरा क्या है, योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, तो सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसमें हम, ये हम है, ये HM हो गया। ठीक है, हाँ, जिसमें हम वस्तु विशेष को देखकर उनकी जाति का प्रत्यक्ष कर लेना। ठीक है, जैसे कि हमें क्या है कि हम किसी इंसान को देखते हैं और बोलते हैं ना कि आप यूपी से हैं क्या, आप बिहार से हैं क्या, इस तरह से हम बोलते हैं। या अब बोलते हैं ना अपना, कभी कभी को हम किसी के जैसे कि राजस्थानी लोग हैं, तो उन्हें हमें पूछना नहीं पड़ता, उनकी गेटअप जो होता है, उनके पहनने का जो तरीका होता है, या उनकी जो मतलब वेशभूषा होती है, उसे देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये कहाँ से होंगे, ये राजस्थान से होंगे, ये साउथ से होंगे। तो ये एक सामान्य लक्षण होता है। ठीक है, किसी जगह का एक सामान्य लक्षण होता है, उसे देख करके उनके बारे में पता कर लेना क्या होता है, सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष होता है। क्लियर हुआ क्या, सामान्य लक्षणा? वेशभूषा से हाँ, वेशभूषा से या फिर उनके कोई दूसरे गुण से देख करके किसी दूसरे गुण का हमें पता चल रहा है। वेशभूषा को देख करके, या फिर जैसे कौन से देश के हैं तो उनका, जैसे होता है ना कि अफ्रीका वगैरह के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, अमेरिका वगैरह के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो हमें एक पता चल जाता है कि ये इस साइड के होंगे, ये इस साइड के होंगे। तो वो क्या, उनका एक सामान्य लक्षण है, वहां के आप किसी को भी देखेंगे तो वो ऐसा ही होगा। जैसे चाइनीज लोगों की क्या होती है, आंखें, आंखें देख के हम एक बार के लिए पहचान जाते हैं कि वो कहाँ के होंगे, चाइना के होंगे। ठीक है, तो ये उनका क्या है, सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, ज्ञान लक्षणा। ज्ञान लक्षणा में क्या होता है, इससे असाधारण रूप से एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण, रसगुल्ले को देखकर मीठे का ज्ञान हो जाना। यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कब, जब हम उसको खाएंगे तब हमें पता चलना चाहिए कि रसगुल्ला क्या है, मीठा है। लेकिन जैसे ही हमें रसगुल्ला दिखता है तो आप ये बोलते हैं कि ये तीखा होगा आज, ऐसा बोलते हैं क्या हम, कि आज रसगुल्ला जो है तीखा होगा? क्योंकि उसका वो सामान्य गुण है। ठीक है, हमने पहले भी इसको ज्ञान किया है, लेकिन फिर भी कोई अगर हमें बता भी देता है तो भी वो क्या होता है, जैसे मीठी चीजें मीठी होंगी, नमकीन की चीज है वो नमकीन होगी। ठीक है, ये हमने पहले ज्ञान में हमें आया है, तो हम जब हम उनको दोबारा देखते हैं या उनका देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, मीठा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ज्ञान लक्षणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को देख कर ही उनके विशेष गुणों के बारे में बता देते हैं, तो ये हमारा क्या है, ज्ञान लक्षणा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट इसी में आता है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष यानी कि योग सिद्धि के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष। जैसे कि आप लोगों ने योग सिद्धि में, पातंजलि योग दर्शन में देखा होगा कि जब आप नाभि पर करते हैं तो क्या होता है, पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से क्या है, योग के द्वारा आपने सिद्धि प्राप्त की, योग के द्वारा कुछ प्रत्यक्ष किया। या फिर जैसे योग में करते करते आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय आपको कुछ चीजें क्या हुई, प्रत्यक्ष हुई। आपको कोई ईश्वर या आपके इष्ट देव के विषय में दिखा। ठीक है, तो ये सब क्या है, योगज प्रत्यक्ष, यानी कि योग सिद्धि के द्वारा या योग करते हुए जब आपको कोई प्रत्यक्ष होता है तो वो क्या होता है, योगज प्रत्यक्ष में आता है। क्लियर है? ठीक है, तो लौकिक प्रत्यक्ष में याद रखिएगा, बाह्य प्रत्यक्ष में हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रिया, मानस प्रत्यक्ष में मन के द्वारा, इसके बाद यहाँ पे सविकल्प, निर्विकल्प और प्रत्यभिज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज प्रत्यक्ष, इस तरह से हमारे प्रत्यक्ष पूरा है। नेक्स्ट हम अनुमान को कल देखेंगे, क्योंकि उसमें एक दिन में जब आप उसको समझेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, इसलिए उस पे अनुमान पे पूरी एक क्लास ही होगी।
तो अभी हम जो 2 और प्रमाण है हमारे उपमान और शब्द प्रमाण, तो उनके विषय में पहले देखेंगे। ठीक है, वैसे इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी है और ये जो 2 प्रमाण है वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इसलिए इनको हम पहले देखेंगे। ठीक है, उपमान प्रमाण में क्या होता है, उप और मान। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है, उपमा। उपमा देते हैं ना, उपमा मतलब समझते हैं आप लोग? उपमा मतलब तुलना करना किसी की। हाँ, किसी की किसी चीज से तुलना करना। ठीक है, तो ये या उसकी सादृश्यता बताना कि तुम इसके जैसे दिखते हो। कभी कभी हम इंसानों को भी बोलते हैं कि आप मेरी बहन के जैसे ही दिखते हो, मतलब उनकी उसके साथ हम क्या, कि तुम्हारा मिलता जुलता, सादृश्यता। ठीक है, जो हम एक क्या होता है, कोरस्पॉन्डेंस या फिर मिलता जुलता जो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। ठीक है, उपमा अर्थात सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान। सादृश्यता के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है, इस प्रमाण के द्वारा हम उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो यद्यपि हमारे अज्ञात है। ठीक है, हमने उनके उसे कभी नहीं देखा या उनके विषय में नहीं जाना, किंतु उनके सदृश वस्तु को हमने पहले ही ज्ञात है। ठीक है, जैसे कि एक दिन और शायद मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था कि आपने कोई एक ऐसा जानवर देखा है जो किसी और जानवर से क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपने पहले उसे नहीं देखा है जो जिसके विषय में आप नहीं जानते। मान लीजिए आपने एक गाय को देखा है, ठीक है, लेकिन जंगली गाय को आपने नहीं देखा या नील गाय को आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो आपने पहले गाय को देखा है, गाय के भी क्या है, 4 पैर हैं, गाय की भी पूंछ है, गाय के जैसा ही वो क्या है, जो जंगली गाय है वो दिख रहा है। उसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज, जैसे कि जंगल में रह रहा है तो उसमें बाल वाल थोड़े ज्यादा होंगे, तो फिर भी आपने क्या कर लिया, उपमा के आधार पर कि ये गाय के जैसा दिख रहा है इसलिए, लेकिन जगह का भेद है तो इसलिए आपने सोच लिया कि ये क्या है, मतलब कि नील गाय है या फिर जंगल में रहने वाला गाय है। ठीक है, आपने जंगल में रहने वाले गाय को कभी भी नहीं देखा है, लेकिन एक सामान्य गाय को देखा है, और उसके सदृश जब आप किसी को उसके सदृश कोई वस्तु को देखते हैं तो आप एक कल्पना कर लेते हैं कि ये वो होगा, तो वो क्या है, उपमान प्रमाण है। क्लियर है क्या? जी। ठीक है, उपमा मतलब किसी का जैसा देख के हम अनुमान कर लें। हाँ, इसी सादृश्यता के आधार पर जब कोई नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या होता है, उपमान। सादृश्यता के आधार पर जब हम कोई नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को बोलते भी है ना कि आप लोग किसी के विषय में नहीं जानते हैं। मान लीजिए कि हाँ, जैसे कि आपको जलेबी के विषय में नहीं पता है। ठीक है, नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको, इमरती। इमरती पता है क्या आप लोग को? हाँ जी, बिल्कुल जलेबी की तरह ही होती हाँ, बट वो क्या होती है, थोड़ी मोटी मोटी सी हो, उसके जो है। थोड़ी वो मोटी होती रहते है हैं बस। वो क्या रहते हैं, मोटे रहते हैं, और जलेबी का क्या रहता है, पतला हाँ, रहता पतला। है ना? तो जी। आपने जलेबी देखी है, लेकिन जलेबी जैसी ही इमरती आपको दिखी, लेकिन वो पूरी तरह से जलेबी भी नहीं है, क्योंकि जलेबी आपने पहले देखी है तो जलेबी को तो आप पहचानते हैं। ठीक है, तो ये आपने पता कर लिया कि हाँ ये जलेबी नहीं है, बट ये क्या हो सकती है, इमरती हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका उपमान प्रमाण है। क्लियर है? हाँ जी। बट अभी आपने इमरती भी देख लिया है तो उसमें नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट आज का शब्द प्रमाण। ठीक है, शब्द प्रमाण चौथा आपका प्रमाण है जिसे आगम प्रमाण भी कहते हैं। तो शब्द प्रमाण क्या है, आप्त उपदेश शब्द। ठीक है, आप्त यानी कि क्या होता है, जो दूसरे के कथन है। आप्त यानी कि जो प्राप्त हुआ या दूसरे से जो हमें प्राप्त हुआ है, दूसरे से हम तक पहुंचा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आप्त। आप्त उपदेश। ठीक है, दूसरे के द्वारा जो दिया हुआ उपदेश है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं, शब्द यानी कि शब्द प्रमाण। आप्त का उपदेश,
कथन ही क्या होता है, शब्द होता है। यानी कि दूसरे का जो उपदेश है, दूसरे का कथन या कहीं लिखा हुआ है जिसको हमने पढ़ा है या दूसरे के द्वारा हमें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आप शब्द क्या होता है इसको देखते हैं। आप धातु से बना है, जो आप शब्द है वो आप धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना या पहुंचाना। ठीक है, आप्त धातु का अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना या फिर दूसरे तक पहुंचाना। तो आप्त वह हुआ जो सत्य को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, आप्त कौन हुआ, आप्त वह इंसान है या वह मतलब कि महापुरुष है जो सत्य को पहले ही प्राप्त कर चुका है। ठीक है, हम किसी की भी भाषा को या कोई भी हमें आके कह देगा तो हम उसे सत्य नहीं मानते। ठीक है, जो प्रमाणित है या जो प्रमाणित पुरुष है उसी के द्वारा कहे हुए चीजों को हम सत्य मानते। ठीक है, आपसे कोई भी आके कह देगा कि आपका जो भविष्य है ऐसा होने वाला है, तो आप नहीं मानेंगे। ठीक है, आप किसका मानेंगे, हाँ, जिनके विषय में आप जानते हैं कि ये प्रमाणित है, तो उसी के विषय को हम या उन्हीं के द्वारा कहे हुए शब्दों को हम क्या करते हैं, सत्य मानते हैं। तो जो आप्त का मतलब क्या हुआ, जो सत्य को पहले से प्राप्त कर चुका है अथवा सत्य तक पहुंच चुका है, उसी को हम क्या मानते हैं, पूर्णतः विश्वसनीय मानते हैं, और उन्हीं के शब्दों को हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप्त है। ऐसे व्यक्ति अथवा ग्रंथ द्वारा व्यक्त वचन ही क्या होते हैं, आप्त होते हैं। विश्वसनीय पुरुष या विश्वसनीय ग्रंथ के जो वचन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं या फिर शब्द प्रमाण कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है क्या? जो विश्वसनीय है, विश्वसनीय पुरुष हैं या विश्वसनीय जो ग्रंथ हैं, उनके जो वचन हैं उनको हम क्या कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं। उनके द्वारा जो कहे हुए शब्द हैं, उनके जो द्वारा जो कहे हुए कुछ कहा है उन्होंने या कुछ लिखा है, तो उनको हम क्या मानते हैं, शब्द शब्द प्रमाण मानते हैं। उन्हीं को हम क्या, विश्वसनीय है, सत्य है। ठीक है, तो इनके भी दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो क्या है दृष्टार्थ और दूसरा क्या है अदृष्टार्थ। ठीक है, दृष्टार्थ यानी कि नाम से ही मतलब कि आप लोग को समझ में आ रहा है, दृष्टार्थ यानी कि क्या होता है, शब्द प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान का हम क्या कर सके, प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। ठीक है, जैसे कि कोई आता है और आपसे कहता है कि हिमालय या फिर जो कोई भी जगह के विषय में या कश्मीर के विषय में या कहीं भी जगह के विषय में आपसे बताता है कि ये जो जगह है वो ऐसी है, इस जगह में ये चीजें हैं। ठीक है, तो उस जगह में आप खुद भी जा करके उसका प्रत्यक्ष अनुमान जब कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, दृष्टार्थ शब्द होता है। ठीक है, जिसे हम वापस से क्या कर सकते हैं, परीक्षण जिसका हम कर सकते हैं, तो वो क्या है, दृष्टार्थ शब्द है। क्लियर है, उसके बाद आपका क्या आता है, अदृष्टार्थ शब्द। ठीक है, अदृष्टार्थ शब्द क्या होता है, वह दृष्टार्थ के विपरीत है। यह क्या है, दृष्टार्थ से विपरीत है, जिसे हम शब्दों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई हम उस जगह पे जाकर के या उसे दोबारा से प्रमाणित नहीं कर सकते, हम उसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विश्व का जो सृष्टा है वो क्या है, ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है, तो इसे हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, ये शब्दों के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसे जा करके हम देख नहीं सकते कि विश्व की सृष्टि कैसे हुई, उसके सृष्टा कौन थे, इन चीजों के विषय में हम आ, मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। क्लियर है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ? एम आई ऑडिबल? जी, जो देख के प्राप्त हुआ और जो बिना देखे वैसे अनुभव किया। नहीं 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 अदृष्टार्थ नहीं, शब्द। दृष्टार्थ मतलब अगर किसी ने आपको कहा तो आप उसको जाके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अदृष्टार्थ को हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते। ये दोनों ही हमें शब्द के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन दृष्टार्थ को हम जाकर के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदृष्टार्थ को हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते, उनके ही जो कहे हुए शब्द है उन्हें हमें क्या मानना आप तो पड़ेगा, वचन है उन्हें हमें मानना हाँ मानना पड़ेगा। यस, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, वैदिक और लौकिक। तो वैदिक में क्या होता है, जो वेदों के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण है।
ठीक है, जो वेदों में प्रमाण है, वेदों में जो दिया गया भारतीय परंपरा है या वैदिक शब्द हैं, वो क्या है, पूर्णतः विश्वसनीय है। उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक शब्द कहते हैं या वैदिक प्रमाण कहते हैं। तो ये इन्हें भी हम शब्द में ही लेते हैं, जो वेदों में लिखा है। ठीक है, जो वेद के अंदर हमारे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, उन सभी के विषय में जो लिखा हुआ है, वो सब क्या है, एक तरह से प्रमाण ही है। उन पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि ये कैसे सत्य है या असत्य है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो पूर्णतः क्या है, विश्वसनीय है। उसमें हम कोई भी मतलब कि संदेह नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। दूसरा क्या होता है, लौकिक शब्द प्रमाण। लौकिक शब्द प्रमाण में क्या होता है, मनुष्यों के द्वारा दिया गया प्रमाण। कोई मनुष्य है, वो प्रमाण दे रहा है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग लौकिक प्रमाण कहते हैं। ये वैदिक की तरह पूर्णतः सत्य होने का दावा नहीं कर सकते। कभी कभी ये क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लौकिक और वैदिक प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट, अनुमान प्रमाण हम कल से देखेंगे। अनुमान प्रमाण का पूरा एक दिन का जो उनके पूरे है डिवाइड जो किया गया, उन सभी को हम कल देखेंगे। यहाँ तक का आप लोग को क्लियर है, शब्द, उपमान और प्रत्यक्ष प्रमाण। मैम एक पीछे एक स्लाइड तो हाँ, एक स्लाइड कौन सा? इसके और ऊपर और इसमें निर्विकल्प थोड़ा बता दीजिए, निर्विकल्प थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, इसमें बोल रहे हैं आप, ठीक है ठीक है। हाँ, ये हाँ, निर्विकल्प क्या है आपका, देखिए जैसे कोई भी वस्तु से हम देखते हैं, कोई भी वस्तु आपने पहली बार आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें मान लीजिए आपने सेब है कभी भी नहीं खाया है, ठीक है, तो बस हमें वो आपके सामने आया, ठीक है, आपके सामने बस आया तो आप उसका क्या देख पाएंगे, एक बाहरी आवरण देख पाएंगे कि हाँ ये लाल कलर का कुछ चीज है। ठीक है, वो कैसा है, मीठा है, खट्टा है, वो उसे कब खाया जाता है, कब नहीं खाया जाता है, कब कब वो मतलब वो फल जो है वो किस समय आता है, किस समय उसका सीजन है, उसके विषय में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको पहली बार देख रहे हैं। तो वो क्या है, उसका निर्विकल्प ज्ञान, मतलब कि विकल्प के रहित ज्ञान। विकल्प मतलब क्या है, उसके विशेष गुण, उसके विशेष गुणों से रहित ज्ञान जो है वो क्या है, निर्विकल्प है। ठीक है, मतलब ख्याली बोला हम सोचते हैं पर हमने उसको देखा नहीं नहीं नहीं, नहीं जैसे नहीं नहीं एलियंस के नहीं 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 ऐसा, जैसे एलियंस के विषय में हम सोच रहे हैं पर वो नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं नहीं। देखिए, जैसे आप मुझसे मिले, ठीक है, आप मुझसे कभी मिले, तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा, ठीक है, या मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली तो आपको मेरे विषय में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, या जब आप मान लीजिए रजिस्टर कर रहे थे उस समय आपको क्या है कि मेरे विषय में नहीं पता था, बट फिर भी आपने फ्लायर देखा, उन सबको देख करके आपने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, मेरे विषय में वो निर्विकल्प ज्ञान है। कौन से टीचर, जब आपने इंट्रोडक्टरी क्लास करी होगी तो वहां पे आपको टीचर्स के एग्जाम्पल दिए गए, मतलब कि इंट्रोड्यूस कराया गया, सॉरी, तो आपने देखा कि हाँ ये इनके नाम है, इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ये यहाँ से पढ़े हैं, बस उनके एक बाहरी आवरण के विषय में पता चला। ठीक है, तो ये उनका क्या है, निर्विकल्प ज्ञान है। लेकिन जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, तो हमें आपको हमारे कुछ गुणों के बारे में पता चल रहा होगा कि इनका ज्ञान कैसा है, ये कितना पढ़े लिखे हैं, या मतलब कि इनके अंदर कितना ज्ञान है, या मेरे बोलने का तरीका कैसा है, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो ये सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। तो ये अभी आपको क्या हो रहा है, मेरा सविकल्प, मेरे गुणों के साथ आपको मेरा ज्ञान हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, तो मेरा आपको सिर्फ मेरा क्या हुआ था, निर्विकल्प ज्ञान हुआ था कि हाँ पूजा नाम की कोई है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है, बस इतना भी, उसके बाद मेरे बारे में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो ये क्या है, निर्विकल्प ज्ञान। क्लियर है, अभी समझ में आया क्या? ठीक है, किसी भी वस्तु के विषय में जब हमें उसके विशेष गुणों का पता नहीं रहता, बस हमें उस वस्तु के विषय में पता रहता है कि हाँ ये सेब है, इसमें क्या क्या गुण है हमें नहीं पता, ये अंगूर है, ये इसमें क्या क्या गुण है हमें नहीं पता, बस हम उसको देख के इतना पहचान सकते हैं कि ये सेब है, लेकिन ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सारी चीजों के विषय में हमें, जब उसे विशेष गुणों के विषय में जब हमें नहीं पता रहता, तो वो क्या होता है, निर्विकल्प ज्ञान होता है। ठीक है,
और उसी के विपरीत जब हम उसको अच्छी तरह से जान जाते हैं कि ये मीठा होता है, ये इस सेब का जो सीज़न है वो इस समय में आता है और उसके और क्या-क्या गुण हैं, जैसे सेब खाने से हमें क्या गुण मिलता है या हमें उससे क्या लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का जब हमें पता चल जाता है, तो वही ज्ञान हमारा क्या हो जाता है, उसी विषय में हमारा ज्ञान सविकल्प हो जाता है। ठीक है?